नमस्कार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेवेंथ पेपर जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का है और इसका नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो अपलोड कर दी गई है। यहाँ पर हम लोग यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे। इस यूनिट के दौरान हम लोग जानेंगे शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां यानी कि डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल के नाम से जानते हैं, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक के नाम से हम जानते हैं। तो बात करते हैं, और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे करके लगा लीजिएगा, आपको 3 नंबर में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। औपचारिक शिक्षा, अगर हम बात करें, औपचारिक शिक्षा जो है वहाँ पर आपका समय निर्धारित होता है, वहाँ पर आपके लोग निर्धारित होते हैं, वहाँ पर आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। यानी कि जो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय, चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर जो भी डिग्री या डिप्लोमा आपको दिया जाता है उसमें आपके लिए करिकुलम बनाया जाता है। उसमें आपका समय होता है कि इतने समय में आपको ये पूरा करना है। उसमें निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि ऐसी शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थानों में और सरकारी निकायों में दी जाए, ऐसी शिक्षा हमारी क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। निश्चित समय, निश्चित लोग, निश्चित हमारा लक्ष्य और निश्चित हमारा पाठ्यक्रम, ये आपकी औपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो हम अपने समाज, अपने पास पड़ोस, अपने अनुभव, आसपास की बातचीत, उसके निर्देशन के द्वारा, उसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। ऐसी शिक्षा हमें परिवार, समुदाय, जो भी इंटरनेट के साधन हैं, या स्वाध्याय करके सीखना, ऐसी शिक्षा हमारी अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। इसके बाद में आपका गैर औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो कहेंगे भैया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के गुण जहाँ पर पाए जाएं, जहाँ पर समय, स्थान और सामग्री जो हो वो कैसी हो, उसमें लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि कभी भी हम आ जा सकें, किसी स्थान पर हम आ जा सकें। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं आपके इस गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, जहाँ पर कार्यशालाएं, सामुदायिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, या हम कह सकते हैं ओपन से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। 3 प्रकार की जो थी वो आपको यहाँ पर बताई गई। इसके बाद में शिक्षा के तरीक़ों की बात करेंगे। याद रखिएगा, मोड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तरीके। जब भी शिक्षा के तरीके पूछे जाए तो आपको होगा नियमित विद्यालय, मुक्त विद्यालय, दूरस्थ विद्यालय, ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षा। इन पर हम लोग इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नियमित शिक्षा के बारे में। नियमित शिक्षा यानी कि आपका रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल या नियमित शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं भैया ऐसी शिक्षा जो सार्वजनिक या निजी स्कूलों में आपको पर डे आ जाकर, यानी कि भौतिक रूप से वहाँ पर प्रेजेंट होकर, आमने सामने बैठ करके आप जो शिक्षा ले रहे हो, विद्यालय में आप गए, नियमित आप विद्यालय जा रहे हैं, रोज़ आप विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में आपको शिक्षक मिल रहा है और आप भौतिक रूप से वहाँ पर उपस्थित हुए और आपको शिक्षक क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, आपके सामने बातचीत कर रहा है। तो ऐसी शिक्षा आपकी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आएगी। सार्वजनिक विद्यालय, निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो हैं इस संस्थान के अंतर्गत आएंगे। हम बात करते हैं खुली शिक्षा, जिसको हम लोग ओपन बोलते हैं। ओपन शिक्षा या लर्निंग हम कहते हैं कि भैया जितने भी हमारे मुक्त विश्वविद्यालय हैं ओपन, चाहे आप NIOS से कर रहे हो, चाहे आप NIOS से कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि मुक्त प्रणाली आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर सीखने में आपको लचीलेपन का एहसास होता है
कि भैया आपके सामने समय दिया गया है, उसकी कोई बाधा नहीं है, आपके सामने पाठ्यक्रम दिया गया है, उसकी भी कोई बाधा नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं उसके लिए कोई भी बाउंडेशन आप पर नहीं लगाई जा रही है। आप कभी भी वहाँ पर आ जा सकते हैं और अपना एग्ज़ाम वगैरह जो है वो दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मुक्त विश्वविद्यालय, निःशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और भैया ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आपकी दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा अगर हम बात करें, दूरस्थ शिक्षा तो कहोगे भैया दूरस्थ शिक्षा जो शिक्षा मैं आपको इस समय दे रहा हूँ, यानी कि उन छात्रों को शैक्षिक सामग्री और निर्देशन प्राप्त करना शामिल है जो भौगोलिक रूप से प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थान से अलग हैं। आप क्या हो, आप भैया अपने विद्यालय से भी अलग हो। आप विद्यालय नहीं जा रहे हो या जा भी रहे हो तो भी क्या कर रहे हो, हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से या अपने यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे शिक्षा ले रहे हो। सीखने में हमारी आपकी बातचीत चल रही है। तो ये भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो डिग्रियां होती हैं ये आपकी किसकी, दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण होती हैं। इसके बाद में ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा यानी कि ई लर्निंग के रूप में जिसे जाना जाता है, जहां पर इंटरनेट पर शैक्षिक सामग्री और निर्देशन प्राप्त किया जाता है। वीडियोस के लेक्चर हुए, मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, ये सारी चीज़ें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो भी ऑनलाइन कोर्स आप वर्चुअल रूप से क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हो। जैसे मान लो कोई भी कोचिंग वाला आपको कह रहा है कि भैया आपको क्लास लेनी है, तो कहता हूँ हाँ सर लेनी है, लेकिन आपको क्या कहता है कि ऑनलाइन क्लास देंगे। ऑनलाइन क्लास देंगे यानी कि आप क्या करोगे कि आप अपने घर में बैठोगे, वो अपने घर में बैठेगा और आपको चीज़ों को सिखाएगा। वर्चुअल रूप से आप क्लासरूम में बैठे हो, लेकिन आप बैठे कहाँ पर हो, अपने घर पर। इसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रित शिक्षा की। मिश्रित शिक्षा पारंपरिक आमने सामने निर्देशों को जो है ऑनलाइन सीखने के जो घटक है उससे जोड़ती है। यहाँ पर ऑनलाइन संसाधनों और गतिविधियों को एकीकृत किया जाता है, जिससे व्यक्ति सीखने के अनुभव और लचीलेपन की अनुमति देता है। फील्ड, क्लासरूम, हाइब्रिड कोर्स, ये सारी चीज़ें आपकी मिश्रित शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नियमित स्कूल की, समावेशी स्कूल की और विशेष स्कूल की, गृह आधारित शिक्षा, गृह आधारित कार्यक्रम, परिवार, समुदाय और मास मीडिया की बात करेंगे। इतना बड़ा, और यहाँ से आपका ऐसे पूछ लेता है कि भैया समावेशी शिक्षा क्या है, पूछ लेगा नियमित स्कूल क्या है, विशेष स्कूल क्या है, ये आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं सीधे सीधे हम लोग नियमित स्कूल की। तो कहते हैं नियमित रूप से पारस्परिक या मुख्य धारा का वह स्कूल कहा जाएगा जहाँ पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में बच्चे भाग लेते हों। यानी कि सभी सामान्य बच्चे नियमित स्कूल में जाकर के कक्षा में समय, ब्रेक, लंच अवधि का जो निर्धारण है वो किया जाता हो। एक जैसे कि हम लोग पढ़ने जाते थे तो हम लोग नियमित स्कूल में पढ़ने जाते थे। नियमित स्कूल में जो पाठ्यक्रम होगा गणित, विज्ञान, भाषा, कला, इस पर आधारित होगा। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं नियमित स्कूल में, संगीत, शारीरिक गति, ये सारी चीज़ें आपकी करवाई जाएंगी, पाठ्यक्रम में पढ़ने का मौका मिलेगा। कक्षा का माहौल कैसा होगा, कक्षा का माहौल ऐसा होगा कि भैया डेस्क होगी, टाइम टेबल होगा और जो भी सीखने की व्यवस्था है उसको प्रदान किया जाएगा। सामूहिक चर्चा, व्यावसायिक गतिविधियाँ और मल्टीमीडिया से सही संसाधन जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। पाठ्येतर गतिविधि के अंतर्गत जो भी खेल हैं, क्लब है, सरकार क्या करेगी भैया, बच्चों की रुचियों का पता लगा करके उससे भैया सामाजिक कौशल और इनके लिए इनके संबंध को बेहतर बनाएगी। सामाजिक संपर्क भी यहाँ पर बेहतर होगा, बच्चे के नए नए सहयोग करने के अवसर मिलेंगे, जो भी भागीदारी होगी वो यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद में मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी कि क्विज, टेस्ट और प्रोजेक्ट, होमवर्क, असाइनमेंट, इसके द्वारा भैया जो है बच्चों की कक्षा में भागीदारी भी यहाँ पर देखी जाएगी। इसके बाद में समावेशी विद्यालय, जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के बच्चे, किसी भी सामान्य बच्चे हों या विशेष बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चे क्या करेंगे, एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर आकर के शिक्षा लेंगे। सामाजिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे की शारीरिक विकास जो है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो उनके अनुसार बनाया जाएगा। समावेशी विद्यालय में छात्रों को समान अवसर मिलेगा, समान अवसर के रूप में छात्रों को स्वीकारा जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी छात्र हो, विशेष समर्थन मिलेगा बच्चों के लिए। जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, प्रारंभिक विशेषज्ञ हैं, समाज के समर्थन है ना,
सदस्य जो समर्थन कर रहे होते हैं विशेष शिक्षा, चिकित्सा और प्रशिक्षण पर बल देंगे। व्यक्तिगत शिक्षा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्यक्ति को उसके अनुसार जो भी व्यक्तिगत शिक्षा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सहयोगी वातावरण भी देखने को मिलेगा। सभी बच्चों के लिए एक प्रकार का वातावरण जहाँ पर परिवार, शिक्षक और जो भी समाज हो, सभी प्रकार के बच्चे एक दूसरे का समर्थन करें और समाज इसको स्वीकारे। विशेष स्कूल में केवल और केवल आपके विशेष बच्चे जहाँ पर विशेष रणनीति, विशेष अध्यापक के द्वारा, विशेष रणनीति के द्वारा विशेष बच्चे जहाँ पर पढ़ने आए और भैया विशेष कक्षाएं बनी हों, वो क्या आपका कहलाता है? विशेष विद्यालय कहलाता है, स्पेशल स्कूल कहलाता है। जैसे कि आपका विद्यालय जहाँ पर जो कॉलेज आपका है वो कॉलेज आपका किसके अंतर्गत आएगा? विशेष विद्यालय के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर सभी प्रकार के दिव्यांगताओं के बच्चे एक साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, केवल और केवल दिव्यांग बच्चे। विशेषज्ञ स्टाफ हो तो वो भी भैया कैसा हो? विशेष आवश्यकता वाला हो, विशेष कार्यकर्ता हो जो विशेष शिक्षा में डीएड या बीएड किया हुआ हो। बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाए, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके विशेष शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनुभवी साथी भी मिलते हैं। गृह शिक्षा यानी कि होम स्कूलिंग में क्या किया जाएगा कि एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल रूप से उसको घर पर जाकर के शिक्षा दी जाएगी, गृह शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जो बच्चे की रुचियां, शैलियां और गतिविधियां हैं, इसके अनुसार बच्चे को अवसर प्रदान करके उन्हें शिक्षा देना, गहराई से समझना यानी कि गतिविधियों में जो भी विषयों में गहराई है उसके माध्यम से, अनुभवों और माध्यम से सीखना। विभिन्न शैक्षिक अनुभव के आधार पर जो भी आउटडोर शैक्षिक गतिविधियां हैं, वेब आधारित गतिविधियां हैं, इनमें भाग लेना। समय का प्रबंधन भी, जो भी गृह आधारित शिक्षा है उसमें जो भी बच्चा अपने समय की पढ़ाई, खेल और सामाजिक जो भी गतिविधियां हैं उसमें शामिल हो सकता है। घर आधारित कार्यक्रम यानी कि होम बेस्ड शिक्षा में आपका जो भी अनुकूलित शिक्षा होगी, घर आधारित कार्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को जोड़ देगा, जो बच्चे की गति, रुचियाँ और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। पारस्परिक विद्यालय में तुलना जो भी की जाएगी वो भैया उसका समर्थन होगा और घर आधारित कार्यक्रम विभिन्न कारकों के लिए परिवार द्वारा चुना जाएगा, जैसे कि विशेष आवश्यकताओं का सम्मान, समय की बचत और शिक्षार्थियों के लिए प्रदर्शन की असंतुष्टि। स्वतंत्रता भी यहाँ पर बच्चे को मिलेगी क्योंकि बच्चा घर पर रह करके जो भी गतिविधियाँ हैं और अपनी रुचियों के अनुसार शिक्षा कर रहा है। और परिवार कहते हैं कि भैया परिवार जो है ना, परिवार के बारे में आप सभी जानते हो कि जहाँ पर हम आपस में अपनी सहानुभूति, अपने एक दूसरे का समर्थन, ये सारी चीज़ें करते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भैया प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से के तहत, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पर हमारी सांस्कृतिक मूल्य और विशेषताएं हैं जो हैं इनको बढ़ावा मिल रहा होता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, जहाँ पर हमारा रक्त संबंध होता है और हम एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है ना। इसमें अगर हम बात करें मास मीडिया की तो कहेंगे भैया मास मीडिया क्या होगा? जहाँ पर इंटरनेट, टेलीविज़न, फिल्में, पुस्तकें, इनकी बात की जाए, पत्रिकाओं की बात की जाए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मनोरंजन के साधन आपके यहाँ पर शामिल होते हैं, जैसे कि आपका अखबार हुआ, आपका रेडियो हुआ, आपका टेलीविज़न हुआ, आपका इंटरनेट हुआ। इससे क्या होता है, सोशल मीडिया हुई, फिल्में हुई, पुस्तकें हुई, इससे होता क्या है कि मास मीडिया के आधार पर दूसरे लोगों की विचारधाराएँ, जीवन शैलियाँ, इनको हम पता लगा सकते हैं और भैया यहाँ पर हम इसमें जल्दबाजी भी कर सकते हैं, यानी कि जल्दी से हम चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में आपका NCERT, SCERT, NCTE, UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहेंगे भैया NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आप कहोगे भैया जो NCERT है वो आपका जो भी शिक्षा है उसके नवाचार, अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करता रहता है, जो भी पुस्तकें हैं शैक्षिक संस्थान को विकसित करता है। NCERT का कार्य क्या होगा? पाठ्यक्रम का विकास करना, नए नए पाठ्यक्रमों को जोड़ना, शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी अनुसंधान है, जो भी नई नई तकनीकियां हैं उनको बढ़ावा देना, नई नई हमारी पुस्तकें और सामग्रियों को बढ़ावा देना। उसका उद्देश्य है कि जो भी नया हमारे यहाँ हो रहा हो उसको हम लोग क्या करें, इसमें बढ़ावा दें। इसके बाद में ये होता है आपका नेशनल लेवल का। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT क्या करता है? ये भी वही कार्य करता है, लेकिन क्या करता है, राज्य के स्तर पर करता है। प्रत्येक राज्य की SCERT जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर भी इसका कार्य होगा पाठ्यक्रम का नया विकास करना, शिक्षक के मानकीकरण को तैयार करना, जो भी अनुसंधान है इनको बढ़ावा देना, जो भी शिक्षक की पुस्तकें हैं, जो भी प्रशिक्षण है इसको बढ़ावा देना।
ये आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। फुल फॉर्म सभी की तैयार कर लेगा। एनसीटीई की बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, भैया ये जो है संविधिक निकाय द्वारा 1993 में इसको स्थापित किया गया था। ये जो है आपका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, शिक्षा में नए नए मार्गदर्शन को अपनाता है, मानकीय जो भी विकास है उनको बेहतर बनाएगा, जो भी गुणवत्ता वाली शिक्षा है वो प्रस्तुत की जाएगी, जो भी अनुसंधान है वो कार्यक्रम यहाँ पर लाया जाएगा, जो भी क्षेत्र है उसका समर्थन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी इसको हम कहते हैं भैया, 1956 में जो भी इसका स्थापना किया गया था। इसके जो हमारे यूनिवर्सिटी की जो यानी कि हमारे विश्वविद्यालयों के जो मानक हैं उनको निर्धारित करना, यानी कि जो भी शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना और विश्वविद्यालयों के आधार पर वित्तीय सहायता को प्राप्त करना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मानदंडों और जो भी शैक्षिक गुणवत्ता है इसको बढ़ाना, उच्च समर्थन के लिए बच्चों को बेहतर बनाना, शिक्षा और पेशेवर को बेहतर बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें यानी कि MOE की बात करें तो कहेंगे भैया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और जिम्मेदारी लेता है वो कौन है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसके तहत स्कूली शिक्षा साक्षरता और प्राथमिक विद्यालय और जो भी हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर जो है भैया आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके भैया मुख्यालय जो था वो भैया कहाँ है, नई दिल्ली में है। और भैया जो इसके कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय भवन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वहाँ पर आपका नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। इसके वित्त मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो परिषद के सदस्य 1997 से 1947 से जो था इसका शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। अब 2020 में सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी ने भैया घोषणा की कि भैया इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर हम फिर से वापस इसको हम क्या करेंगे, शिक्षा मंत्रालय ही करेंगे। इसके बाद में जो भी आपकी नीतियाँ हैं ये बताया गया। भैया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों कहा गया कि भैया शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को तैयार करना और जो भी विकास है, जो भी शैक्षिक संस्थान है इसको बेहतर बनाना, गरीब के लिए जो भी महिलाएं अल्पसंख्यक हैं इनको ध्यान में रखते हुए जो भी छात्रवृत्ति ऋण सब्सिडी है इसको प्राप्त कराना, शिक्षा के नए अवसर को बढ़ावा देना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक और अवसर, राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय NGO यानी कि जो भी आपके राष्ट्रीय संस्थान है और गैर राष्ट्रीय संगठनों में यानी कि NGO की भूमिका। ठीक है, तो आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं, देख लेते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, तो इसके बारे में बता देते हैं। भैया सुपर फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, तो आप सभी का पूरा दायित्व है कि जितने भी आपके ग्रुप हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हो, जितने भी आपके ग्रुप हैं एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी तो भैया सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बात करते हैं शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना कौन करता है भैया ऐसा, हमारे जो NGO हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यह क्या करते हैं, हमारे शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देते हैं। और जो भी शैक्षिक संगठन है सामाजिक कार्यों को संचालित करना और शिक्षा के लिए जो भी पहुँच है इसको बेहतर बनाना। शिक्षा प्रदान करना NGO का कार्य है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए कार्यक्रमों को लागू करना और स्कूल और संसाधनों के लिए जो भी शिक्षा है उसको बेहतर बनाना। संसाधन प्रदान करना यानी कि जो भी आवश्यक सामग्री उपकरण है इसके प्रति संसाधन में मदद करना, सामाजिक टेक्नोलॉजी और इसके माध्यम से बच्चों को गाइड करना। सामाजिक समावेशन भी यहाँ पर जरूरी होता है, जहाँ पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चा भागीदारी ले सकता है। संज्ञानात्मक चीज़ों को बढ़ावा देना यानी कि बच्चों की जागरूकता को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि आपको NGO के अंतर्गत देखने को मिलती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो भैया सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार थे, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।